नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और नवभारत टाइम्स दिल्ली के मेट्रो एडिटर रहे गुलशन खत्री जी। गुलशन खत्री जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद हरीश जी। गुलशन जी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? ये जो दिल्ली डायरी के नाम से मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो हम दिल्ली के सभी दलों की बात करेंगे। तो शुरुआत पहले कांग्रेस से करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे लंबे समय तक राज किया। कांग्रेस क्या कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी का बिहार में वो अपना यात्रा निकाल चुके हैं, अब भी वो लगातार नया वो एटम बम कुछ फोड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में इस एटम बम का असर कहाँ दिखता है? कुछ दिखता है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। लगातार उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। और अब मीडिया के सेंटर में जितनी बीजेपी है उतनी ही कांग्रेस भी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ये है चर्चा, लेकिन दिल्ली में अभी कांग्रेस ना तो सेंटर में है और ना ही मिडल में है। अभी वो बैक सीट पे मुझे नजर आती है। उसकी वजह यह है कि अभी चुनाव हुए यहाँ 6-7 महीने ही हुए हैं, और 6-7 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को कोई बहुत उत्साहजनक कोई नतीजे नहीं मिले हैं। वो पिछली बार की तरह ही इस बार भी जीरो पर ही रही है। हालांकि उसके कई नेताओं ने अच्छी शिकस्त दी है, अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है चुनाव की, और कई जगह पे आम आदमी पार्टी को हरवाने में भी कांग्रेस का रोल रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस को हम ये सोचें कि कांग्रेस दिल्ली में बहुत कोई कमाल करने जा रही है, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव है, वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और सरकार के कामकाज पे भी सवालिया निशान लगाते हैं, सरकार की कमियों को भी बता रहे हैं उसमें। लेकिन उसको अगर कांग्रेस को खड़ा होना है तो उसको जमीनी स्तर पर आना होगा। सिर्फ बयानबाजी या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रह के ही वो काम नहीं चल सकता है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि जमीन पे जुड़े, लोगों से जुड़े, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े और एक्टिव हो। तभी ऐसा मामला होगा कि आगे चल के कांग्रेस खड़ी होती नजर आएगी। लेकिन अगर कांग्रेस सोच के बैठेगी कि सिर्फ बयानबाजी करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही वो फिर से चुनाव जीत जाएगी, उसी तरह से जैसे 98 से लेकर 2008 तक जीतती रही है, उस तरह की स्थिति ऐसे नहीं आएगी। उसके लिए उसको जमीन पे जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो राजनीति में है और चुनाव जीतने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। जब उनको ये पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, लोगों में भरोसा बढ़ेगा, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज सिर्फ बयानबाजी करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलने वाला। लेकिन ये ठीक है कि चुनाव बहुत देर में अभी आए भी नहीं, लेकिन पार्टी संगठन को तो मजबूत किया जा सकता है। तो क्या लगता है कि जो वोट, वैसे तो दिल्ली में, क्या पहले बताइए कि क्या दिल्ली में भी कांग्रेस का वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये जरा एक जान लेते फिर। देखिए, ये अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि वोट चोरी हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने भी जो दावा किया है, उन्होंने दिल्ली का कोई उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने बिहार के उदाहरण दिए, कर्नाटक के उदाहरण दिए हैं, महाराष्ट्र। दिल्ली का कोई उदाहरण अभी तक नहीं दिया। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी वो लगातार ये दावा करती रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट चोरी किया गया है। उनका ये तर्क है कि कई ऐसे सांसदों के मकान थे जिनमें एक ही घर के नाम पर कई कई वोट बनाए गए हैं। और कल ही सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के बड़े नेता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि आप बताइए, एफिडेविट दे के जो जानकारी आप मांग रहे थे राहुल गांधी से, मैं दिल्ली के बारे में मैं देने को तैयार हूँ, आप मुझे कब बुला रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ वोट चोरी हुई है। तो आम आदमी पार्टी लग रहा है कि इस बार जो आरोप राहुल गांधी महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेके लगा रहे हैं, वही स्थिति उनको लगता है कि दिल्ली में भी उनके साथ हुई है, उनका वोट चोरी हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये तो चुनाव आयोग जांच करे, उनके आरोपों को जांच करे और पता लगाए, उसके बाद ही सामने आएगा कि वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारा वोट चोरी हुआ है। चलिए, चुनाव की तो उनकी बात हुई, पर केजरीवाल साहब के लिए जो है, अब एक बंगले की मांग हो रही है कि एक बंगला मिले न्यारा, एक गीत भी है। तो ये आखिर क्या बात है कि केजरीवाल या उनकी पार्टी या खुद केजरीवाल आदर्शवादिता की बात करते थे जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो कहते थे कि कार, बंगला, गाड़ी क्या जरूरत है, लेकिन अब उन्हें अदालत जाना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि किसी भी पार्टी को, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी,
जिस जो पार्टी है नियमानुसार उसके अध्यक्ष को बंगला दिया जाता है। वो एक पैमाना बना हुआ है, उस पैमाने पे जो भी पार्टी का आती है और उसका अध्यक्ष आता है तो उसको सरकार अपना बंगला देती है और सभी पार्टियों के नेताओं को मिलते रहे, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल साहब जो है आदर्शवाद की बात करते थे, वो ठीक है। मुझे लगता है कि चुनाव में आने से पहले सभी लोग उसी तरह की बातें करते हैं उसमें, और अब तो क्लियर हो गया है, उन्होंने 10 साल 11 साल सरकार भी चलाई है। तो वो आदर्शवाद शुरू में होता है, जब राजनीति में आदमी आ जाता है तो उसको अगर आदर्शवाद मानेगा तो वो राजनीति नहीं कर पाएगा। उसको राजनीति करनी है तो राजनीतिज्ञ की तरह ही उसको व्यवहार करना पड़ेगा। और शायद अब उनकी पार्टी को भी समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल उससे ही चलती है, और उन्होंने 10 साल में दिखाया भी कि चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जनता के क्या फैसले किए जाने चाहिए, उन्होंने वो सब लिया। उन्होंने गवर्नेंस और उस पर ज्यादा फोकस करने की बजाय पॉलिटिक्स पे किया कि पॉलिटिक्स में क्या करना चाहिए, और उन्होंने वो सब किया। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया उतना तो शायद ये जो पुरानी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो भी उस तरह से पॉलिटिकल फैसले नहीं ले पाई थी जैसी केजरीवाल सरकार ने लिया था उस जमाने में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पे हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने बंगले की मांग की, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का उसके नेता का अधिकार है, तो उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी इस्तेमाल किया। हाँ, एक राष्ट्रीय पार्टी का जिसको दर्जा मिल जाता है उसको, उसके अध्यक्ष को एक यहाँ दिल्ली में मकान या जो भी बंगला देना चाहे वो दे सकती, देना ही पड़ता है या वो हकदार होता है, ये तो ठीक है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि केजरीवाल जी की पार्टी जो है अब वो समझ गई है कि पॉलिटिक्स अलग चीज है, आदर्शवाद अलग है। तो अब वैसे आजकल कर क्या रहे हैं केजरीवाल साहब? वो पंजाब में आती उनकी फोटो के वो 50-50 गाड़ियां जा रही उनके पीछे 200-200, और कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। अब पंजाब में चुनाव भी हैं, तो वो कर क्या रहे हैं वैसे? या दिल्ली पे ज्यादा आए नहीं, कुछ बीच में आया एक आध बयान उनके, अब ज्यादा वो चुपचाप बैठे से क्यों है? नहीं, देखिए उनकी भूमिका अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं है। आमतौर पे लोग यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिख नहीं रहे हैं, पहले रोज दिखते थे, अब नहीं दिख रहे हैं, दिल्ली में नहीं दिख रहे, पंजाब में दिख रहे हैं, उनके बयान दिल्ली पे आते, राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, तो हमें उनकी भूमिका को देखना पड़ेगा। और पिछले से पहले तक जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी, से पहले तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली की स्थिति को देखते थे, दिल्ली की चीजों पे फैसले लेते थे, दिल्ली में जो कमियां उनको बारे में बात करते थे, बीजेपी क्या दिल्ली को लेके कर रही है उसमें बोलते थे। अब उनकी भूमिका राष्ट्रीय संयोजक की है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, ना ही दिल्ली में विपक्ष के नेता है, इसलिए उनकी भूमिका राष्ट्रीय संयोजक की है। तो वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में जो सरकार है उसको घेर रहे हैं, उसमें सवाल उठा रहे हैं। तो वो एक नेचुरल सा प्रोसेस है क्योंकि वो राष्ट्रीय भूमिका में है। और दूसरा, पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जो जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो राष्ट्रीय के नाते उनकी ये चिंता भी होगी कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब में वैसी स्थिति ना बने। दिल्ली पंजाब में 5 साल होने जा रहे हैं, 2027 में चुनाव होंगे, तो वहां वो अपनी भूमिका देख रहे हैं और शायद इसी वजह से वो पंजाब में भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो चलिए, 2 पार्टियां तो मुख्य हो गई दिल्ली की। अब मुख्य तो जो है जो अब सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, लंबे मतलब 2-2.5 दशक बाद, 27 साल बाद उनकी सरकार बनी है। तो क्या लगता है कि ये सरकार कुछ अलग दिख रही है आपको? ये जो ये इस मायने में थोड़ा अलग दिख रही है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने 10-12 साल जो है अरविंद केजरीवाल की देखी थी, अब ये बीजेपी देख रहे हैं। तो उस नाते कांग्रेस की सरकारों से इसलिए तुलना नहीं कर सकते कि उसको 12 साल हो गए उस सरकार को गए हुए भी, तो तुलना होगी तो आम आदमी पार्टी की। तो ये कमोबेश आम आदमी पार्टी की तरह सड़कों पे दिख रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी उतनी नहीं थी जितनी ये लोग दिख रहे हैं, इनके विधायक सड़कों पे दिख रहे हैं, इनकी सरकार पूरी दिख रही है। वहां पे क्योंकि केजरीवाल का अलग मॉडल था तो वहां उतने नेता नहीं दिखते थे, उद्घाटन कार्यक्रम में दिखते थे। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ उद्घाटन कार्यक्रम, शिलान्यास कार्यक्रम, बल्कि आम जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भी ये सरकार दिख रही है। और इस सरकार में थोड़ा सा अलग ये है कि अकेले मुख्यमंत्री कम दिखती हैं, उनके साथ मंत्री जरूर साथ में दिखते हैं। तो उस नाते एक थोड़ा सा माहौल है, लोगों के बीच में ये चर्चा बनी रहती है कि सरकार सड़कों पे दिख रही है। अब वो काम कितना हो रहा है, नहीं हो रहा, उसका आकलन सिर्फ 6-7 महीने के कामकाज पे नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन इतना फर्क दिख रहा है कि लोगों में चर्चा है, वो सड़क पे दिख रहे हैं, अगर गंदगी है उस पे दिख रहे हैं, बारिश का पानी भर रहा है तो मुख्यमंत्री वहां जा रही हैं, दिख रही हैं, बात कर रही हैं,
वहां का पीडब्ल्यूडी मंत्री दिख रहा है, बात कर रहा है, तो अब वो उसका कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी की सरकार दिख रही है। अच्छा, मेन तो लोगों का ये होता है कि उनका काम हो ना हो, लेकिन एक प्यार से नेता बोल दे, कंधे पे हाथ रख ले वगैरह। इन्होंने यानी मुख्यमंत्री ने अपने घर में कुछ मिलना शुरू किया था, लेकिन तब तक उन पे अटैक हो गया। तो एक तो ये मैं जानना चाहूंगा कि क्या लोगों से मिलन का वो कार्यक्रम अभी जारी है? अब तो उन्हें बहुत हाई सिक्योरिटी मिल गई। दूसरा, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मिलते थे और शीला दीक्षित किस तरीके से मिलती थी? शीला जी का दौर तो खैर मैंने भी देखा था, उनके लिए तो दरबार खुला रहता था, पूरे लोग आते रहते थे। इन दोनों का क्या है? क्योंकि तब मैं दिल्ली की रिपोर्टिंग से ब्यूरो में चला गया, तो आप चूंकि दिल्ली के हेड रहे लंबे समय तक, मेट्रो एडिटर नवभारत टाइम्स में, तो इस ये तीनों का जनता से मिलन में क्या आप देखते हैं? बेहतर कौन है या कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, रेखा गुप्ता पे अटैक हुआ, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन शायद बंद रहा था, लेकिन उसके हाँ। बाद उन्होंने रिज्यूम कर लिया, फिर से शुरू हो गया वो लोगों से मिलना जुलना, लोगों की शिकायतों को सुनना उन्होंने शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार के टाइम में इस तरह का ज्यादा कुछ होता नहीं था कि मुख्यमंत्री खुद मिल रहे हों। वो अनौपचारिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें मिलते थे, कहीं लोग मिल आ गए हैं तो उनसे मुलाकात होती थी, एमएलएज को मीटिंग में आगे लोगों को लेके वहां मुलाकात हो जाती थी, वो उस हाँ, तरह का होता। लेकिन इस हाँ, तरह का दरबार लगाना और इस तरह की चीजें नहीं देखी गई हाँ, केजरीवाल सरकार में। लेकिन हाँ, रेखा हाँ, गुप्ता वो ये कर रही हैं, और मैंने देखा है उनके मंत्री भी कार्यक्रम इस तरह के कर रहे हैं, लोगों से मिलने वाला कार्यक्रम। तो एक चीज इसमें मैं जोड़ूंगा आपको जो है, हाँ, हाँ, तो ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री मिले, सीधे लोगों से मिले, मंत्री भी सीधे लोगों से मिले, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जितने ज्यादा लोग मिलेंगे, उसका हाँ, ये मतलब मान लिया जाना चाहिए कि जमीनी स्तर पर उतना लोगों का काम नहीं हो रहा कि उनको मंत्री के पास जाना पड़ रहा है, उनको मुख्यमंत्री के पास जाना। अब मान हाँ, लीजिए कि नजफगढ़ के किसी आदमी का काम नहीं हो रहा, तो वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सिविल लाइन्स जाएंगे, शामनाथ मार्ग पे हाँ, तो हाँ, जाहिर हाँ, है कि अगर वहां लोग इस तरह से आ रहे हैं तो हाँ, सरकारी मशीनरी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। मान लीजिए कि किसी का एसडीएम से काम है या डीएम से काम है या एडीएम से काम है, अगर वो हाँ, वहां नहीं हो रहा तभी उसको जाना पड़ रहा है मुख्यमंत्री के पास, या हाँ, पानी का मसला है तो उसको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ रहा है। तो इस चीज का थोड़ा इस तरह से भी आकलन करना होगा। हालांकि ये मैंने नहीं देखा वहां किस तरह की शिकायतें आ रही है मुख्यमंत्री के सामने जो है, लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं तो मुझे लगता है सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए, और सरकार को मुख्यमंत्री से मिलने कितने लोग आ रहे हैं, मंत्रियों से मिलने कितने लोग आ रहे हैं, अगर इसका वो आकलन करेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा जमीन पे उनके अफसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये उनके लिए मौका होगा। अगर मुख्यमंत्री के पास मान लीजिए कि जल बोर्ड की शिकायतें लेके दिन में 10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए कि जल बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। वो अफसरों की खिंचाई करके उनको पटरी पर ला सकते हैं कि ठीक तरह से काम हो, मेरे तक शिकायत क्यों पहुंच रही है। मुख्यमंत्री तक फैसले, नीतिगत फैसले होने चाहिए। मुख्यमंत्री को लोगों से मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, ताकि उसको जमीनी हकीकत पता चलती रहे। लेकिन उसका फायदा मुख्यमंत्री को इस तरह से उठाना चाहिए कि उसको जिस विभाग की ज्यादा शिकायतें लोग लेके आ रहे हो उस विभाग को तलब करना चाहिए, उसके मुखिया को तलब करना चाहिए और सिस्टम को पटरी पे लाने के लिए काम करना चाहिए। चलिए, अब तो ये 6-7 ही महीने अब आगे देखेंगे इनका कैसा है काम पे भी, उसमें भी हम करेंगे वीडियो। लेकिन अब ये है कि कुछ समय बाद, अब ये मुझे लगता है ये अंतिम महीना जब दिल्ली के लोग अच्छी सांस ले रहे हैं। अब मानसून चले जाएगा, इधर पराली का हो जाएगा, कोर्ट भी कह चुका है कि इन किसानों को जो पराली जला ले उनको जेल में डालो। तो अब दिल्ली सरकार के बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक ये लोग केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगाते थे, पंजाब पे, हरियाणा पे। इनकी क्या तैयारी है इस बारे में कि लोगों को शुद्ध हवा मिले? ये 3-4 महीने आते हैं, जनवरी फरवरी तक क्या दिल्ली कर के रहे हैं? मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है काफी सुधार मिलेगा। वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं, किस तरह की चीजें कर रहे हैं। उन्होंने कृत्रिम बारिश की भी बात कही है, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो तभी बहुत कामयाब होते हैं पॉल्यूशन को कम करने में, जिसमें लॉन्ग टर्म योजना बना के काम करना चाहिए। अब हम लोग हाँ, पराली की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं है कि पंजाब में पराली जल रही है तो दिल्ली सरकार जाके रोके। दिल्ली सरकार को वही करना चाहिए जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। मसलन अगर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो जो मुझे आंकड़े पता चले हैं, जो समझ में आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा
गाड़ियों के पोल्यूशन का है, हाँ, सड़कों बहुत ज्यादा। धूल का है। तो इन हम्म, चीजों पर दिल्ली सरकार काम करे, पॉल्यूशन को हाँ, खत्म करने के लिए आप बसेज लाइए अच्छी से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतरीन कीजिए। बसें सिर्फ लाई नहीं, उसको किस तरह से ऑपरेशन चले, स्मूथ तरीके से चले, लोगों को आसानी हो बस मिलने में, बसें ठीक टाइम पे चले और ठीक टाइम पे पहुंचे, ट्रैफिक पहुंचे। जाम ना और धूल हाँ, ना उड़े। इस तरह के अगर इंतजाम कर लेंगे तो पोल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और इसमें तो कर मुझे लगता है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के बीजेपी नेताओं को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतनी सब्सिडी होनी चाहिए कि लोग खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना पसंद करें। इससे करें। फायदा ये होगा, प्राइवेट गाड़ियों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी जब लोगों को मिलेगा कि सस्ते में मैं जा सकता हूँ। दूसरा, सिस्टम को इतना आसान कर देना चाहिए कि एक ही कार्ड है। अगर वो मेट्रो का कार्ड है, मेट्रो को अगर घाटा होता तो भी सरकार पे करती है, टीटीसी हम्म, बस को घाटा होता तो भी सरकार पे करती है, और किसी हम्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का घाटा होता है तो वो भी सरकार पे करती है। तो सरकार क्यों नहीं एक ही कार्ड से सब जगह चलने का हो जाए, एक ही कार्ड को लेके जाए, कम किराए में सभी जगह पैसेंजर जो है यात्रा कर पाए, तो इससे आसानी होगी, लोग बढ़ेंगे। अब आप हाँ, यूरोप के देशों में देखिए, वहां पे क्या हाँ, होता है कि आप 50-60 यूरो का एक कार्ड ले लेते हैं, पूरा महीना आप बस में चलें, ट्राम में चलें, मेट्रो में हाँ, चलें या हाँ, लोकल ट्रेन में चलें, इवन कि वहाँ की रेलवे में भी ये सुविधा होती है। तो सुविधा, लोग हाँ, वहाँ मैक्सिमम यही चीज़ करते हैं, तो आप भी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वहाँ जर्मनी का मैं अभी आंकड़ा देख रहा था, वहाँ 3 अरब यूरो की सब्सिडी देती है, केंद्र और राज्य सरकार मिलके, 1.5 अरब की सब्सिडी देते हैं वो लोग, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छे से इस्तेमाल करें। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात भर चलता है उसमें, तो लोगों को दिक्कत ही नहीं है। अब आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात 10 बजे करेंगे, जिसको रात 11 बजे आना है, 12 बजे आना है ड्यूटी हाँ, से, वो हाँ, अपनी गाड़ी लेके ही जाएगा। तो आप खुद बिल्कुल। ही आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ी को रखिए। आपका ट्रैफिक पुलिस जो है इस तरह का काम करता है कि कार जा रही है, अगर वीआईपी रूट लगा है, लगने वाला है, तो कार को आप जाने ही देते हैं, लेकिन बस लोग को देते रोक, हैं। तो आप बस के पैसेंजर 50 पैसेंजर को तंग कर रहे हैं, एक कार वाले को जाने दे रहे हैं। तो आप खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं कि लोग हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल करें। हाँ, तो कारों को ये करना पड़ेगा, तभी दिल्ली की आबोहवा सुधरेगी। और इस तरह का अगर उदाहरण हो जाए तो पूरे देश में ये स्थिति होगी कि वहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स की कमी हो जाएगी, अपने आप पॉल्यूशन में काफी हद तक कंट्रोल कम हो हो जाएगा। कम हो जाएगा। अच्छा, अंत में एक और बात कि ये मीडिया को लेकर इनके रिलेशन कैसे हैं? केजरीवाल के समय तो सब बंद हो गया था कि 4 बजे के बाद आओ, और वो नहीं था जो शीला दीक्षित या खुराना साहब के समय था। तो इनके समय में कुछ लौटा है कि मीडिया के साथ फ्रेंडली है, मिलना मिलना ही हो सकता है, विधायकों से मिलना, मंत्री मिले, बिल्कुल नहीं, बेरोक टोक सके ये। मंत्री भी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मिलती हैं, विधायक भी हाँ, मिलते हैं, लेकिन हाँ, वो जो समय का था सचिवालय में आने वाला, वो अभी हाँ, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बड़ा फेरबदल हुआ। लेकिन ये अच्छा, नहीं है कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं। आप जब हाँ, सचिवालय में 3 बजे के बाद या जो भी टाइम है, आप जाते हाँ, हैं, तो आप हाँ, अफ़सरों से भी मिल सकते हैं, नेताओं से भी मिल सकते हैं, मंत्रियों से भी मिल सकते हैं, वहाँ विधायक आए हैं, तो विधायकों से भी मिल सकते हैं। तो उस तरह का नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित जैसी सरकार के टाइम जैसा भी नहीं है। तो आप नहीं, मान ओके, लें, ना केजरीवाल सरकार के टाइम में स्थिति है, ना शीला दीक्षित वाली, ये थोड़ी-सी अलग हटके है, ये हाइब्रिड सी है, दोनों तरह की बीच चीज़ें में जो है कि मध्यम, कुछ अच्छा, और कुछ रुकावट भी है। रुका मतलब बीच बीच में आ गई है थोड़ा सा ये, मतलब हाँ, ओके। थोड़ा सुधार मान सकते हैं पिछली सरकार के मुकाबले, इस सरकार में मीडिया को मीडिया, आसान हुआ है मीडिया के लिए काम। गुलशन जी, आप मेरे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली के मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे आपके सामने इस तरीके से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।